नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का लोक प्रशासन के उत्तर लेखन कार्यक्रम में। और ये प्रोग्राम हम लोग का संचालित हो रहा है, स्पेशल प्रोग्राम है। और इसमें हम लोग उत्तर लेखन को आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम के रूप में लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग ये दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। और जो लोग पीसीएस 21 मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है ये। और इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन जो हैं पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन पेपर 2 के आपके उपलब्ध इसमें कराएंगे, इंपॉर्टेंट। और ये धीरे-धीरे आपको यूनिट वाइज़ उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस पे आपकी फीस जो है मात्र 3000 रुपये रखी गई है। और ये बेहतरीन सेशन है, आप लोग इसको ज्वाइन करके अपने उत्तर में जो है, जो एनरिचमेंट चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ, जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ जो है आपको मिलता है यहाँ पे ग्राफ, यानी फ्लो चार्ट। और उसका उपयोग आप करेंगे तो आपके निश्चित रूप से नंबरों बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में ये आज क्या क्या कहते हैं कि सेशन हम लोग लेकर शुरू कर रहे हैं इसको। सॉरी, देखिए आज का क्वेश्चन है, पद वर्गीकरण क्या है, इसके प्रकार बताते हुए भारत में अपनाई गई पद वर्गीकरण विधि पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखते हैं। किसी भी संगठन में कार्य करने वाले कार्मिकों को का उनके पद, कार्यों, वेतनमान, अधिकार व दायित्व के आधार पर वर्गीकरण पद वर्गीकरण कहलाता है। यह किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह संगठन में समरूपता लाता है, समरूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी लाता है। और इससे कार्य निष्पादन और मूल्यांकन भी सहज हो जाते हैं। तो क्या है भाई पद वर्गीकरण? हम लोग यहाँ दो चीजें होती हैं, उसको भी देखेंगे, सेकंड पार्ट को भी। तो पहले पद वर्गीकरण समझिए। पद वर्गीकरण से क्या मिल रहा है? किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी से प्रदान होती, ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण के माध्यम से। और कार्य का निष्पादन और मूल्यांकन भी सहज तरीके से किया जा सकता है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है। मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर आपको जानकारी के लिए रख दिया है प्रस्तावना, लेकिन आप लोगों को जो है कोई वहां एग्जाम में नहीं यूज करना है, इसको हटा के बाकी सब आप लिख सकते हैं। पद वर्गीकरण का अर्थ, कार्मिक बजट। पद वर्गीकरण के प्रकार, तो दो प्रकार के पद वर्गीकरण होते हैं, जिसमें एक होता है स्तर वर्गीकरण, दूसरा है दायित्व वर्गीकरण। ठीक है, भारत में क्या है? स्तर वर्गीकरण है, भारत में प्रचलित है आपका स्तर वर्गीकरण। इसमें पद की बजाय व्यक्ति का क्या होता है? महत्व होता है। और दायित्व वर्गीकरण जो है यूएसए में प्रचलित है, यहां पद महत्वपूर्ण होता है, न कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये आपका है, इसी को हम लोग डिटेल करेंगे। पद वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला स्तर वर्गीकरण और दूसरा होता है कर्तव्य या पद वर्गीकरण स्थित स्तर वर्गीकरण। ठीक है, कर्तव्य, स्तर वर्गीकरण या कर्तव्य या पद वर्गीकरण। ठीक, स्तर वर्गीकरण कार्मिकों को एक बार जो रैंक, जैसे आप देखते हैं यूपीएससी टाइप में कोई रैंक आपको आवंटित जाते, रैंक कर दी जाती है। उस रैंक का मतलब है जैसे आपकी जो, आप जैसे एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, तो ये आपकी रैंक है एक तरीके से ना। तो वो अगर जो रैंक प्रदान कर दिया था, कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान उसी स्तर पर बना रहता है। जबकि कर्तव्य वर्गीकरण में व्यक्ति नहीं बल्कि पद का महत्व होता तथा इसके अंतर्गत कर्तव्यों, दायित्वों और योग्यताओं के आधार पर पदों का वर्गीकरण होता है। जैसे इंजीनियर, लेखाकार। अब ये जो है, आप ये पद है, या मतलब इस पद की विशेषता के अनुरूप व्यक्ति यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब ऐसा नहीं कि कोई भी इंजीनियर बन जाएगा, कोई भी ऑडिटर बन जाएगा, नहीं। एक उस पद के अनुरूप योग्यता धारित करने वाला ही व्यक्ति जो है इस पद पर पहुंचेगा। लेकिन अगर आप सामान्य, जैसे हमारे भारत में क्या एक आईएएस है, आईएएस है तो आईएएस है, अब उस आईएएस को आप पीडब्ल्यूडी का हेड भी बना देते हैं। ठीक है, उसको आप डीआरडीओ का अध्यक्ष बना देंगे, डीआरडीए का, सॉरी। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो भारत में पाई जाती है। लेकिन जो इस तरीके के जो पद के आधार पे व्यक्ति का चुनाव होता है, उसे हम कहते हैं स्तर वर्गीकरण, सॉरी पद वर्गीकरण। और ये अमेरिका जैसे देशों में इसकी विशेषता है, विशेषीकृत सेवा के आधार पर इसको हम लोग एक तरीके से बांटते हैं। भारत में स्थित वर्गीकरण अपनाया गया है, कौन सा? स्थिति वर्गीकरण के कई नाम है, ध्यान दीजिएगा। यह मूलतः सामान्यज्ञ प्रधान प्रशासन का विशेष लक्षण है। इसका आधारभूत दर्शन यह है कि ऐसे अधिकारी को चुन लिया जाए, जैसे आईएएस, आईपीएस आदि, जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सके। एक व्यक्ति को चुन लेते हैं लोग एज आईएएस के रूप में। वही मैंने बताया कि उसको आप कहीं पर भी आप देखते होंगे, बड़े बड़े हेड बना दिए जाते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के भी हेड बना दिए जाते हैं आईएएस। तो ये भारत में चलती है। इस वर्गीकरण प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत सरल होती है, इसमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है तथा सरकार के पास सदैव
प्रबंधकों का ऐसा वर्ग उपलब्ध रहता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। सेंट्रल से स्टेट से सेंट्रल, किसी भी टेक्निकल में पीएसयू के हेड भी बना दिए जाते हैं, जबकि वहां पर हेड होना चाहिए उनके ही डिपार्टमेंट का, ऐसा नहीं होता। लेकिन आजीवन वृत्ति के कारण अधिकारी भी व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षित महसूस करते हैं इसमें। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी जो भारत में प्रणाली उपयोग है। लेकिन यह प्रणाली समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत का उल्लंघन करती है। साथ ही निष्पादन मूल्यांकन, समान कार्य के लिए समान वेतन का वो करती है, उल्लंघन करती है। निष्पादन मूल्यांकन भी उपयुक्त ढंग से इसमें नहीं हो पाता है। यही इसमें कुछ समस्या है। यहाँ तक कुछ समितियों व आयोगों द्वारा भारत में भी दायित्व वर्गीकरण अपनाने की जो है सिफारिश की गई है। तो हमें हमें पद वर्गीकरण पर सवाल था, लेकिन थोड़ा सा हमें दायित्व के बारे में बताना पड़ेगा, तभी तो अंतर हो पाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हुआ आपका। दूसरा सवाल है कि भर्ती की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता तथा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी भर्ती प्रक्रिया पर क्या होती है, निर्भर करती है। भर्ती से आशय रिक्त पदों को भरने से है। इसे संगठन को कच्चा माल प्राप्त होता है जिससे वो प्रशिक्षण के द्वारा एक उत्कृष्ट उत्पाद में बदला जाता है। भर्ती प्रक्रिया पर ही संपूर्ण कार्मिक प्रशासन की प्रभावशीलता जो होती है वो निर्भर करती है। ठीक है भाई, भर्ती के माध्यम से अगर आप योग्य लोग नहीं चुनेंगे तो आपको कितना प्रशिक्षण दे दो, वैसे थोड़ी ना वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो योग्यता के आधार पर भर्ती होती है, प्रशिक्षण के माध्यम से क्या होता है, उनको उत्कृष्ट उत्पाद बनाया जाता है। तो इससे सीधा क्वेश्चन पूछा गया, परिभाषा दीजिए एक पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। तो ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो देखिए भर्ती के जो है अर्थ जो होता है, दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला तो आपने बता ही दिया रिक्त पदों का भरना। इसमें सकारात्मक अर्थ भी है इसका और एक नकारात्मक अर्थ है। ठीक है, सकारात्मक अर्थ में लोगों को लेना होता है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को छाटा भी जाता है ना। ऐसा तो नहीं जिसने भर दिया फॉर्म सबका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोनों अर्थ होते हैं इसमें, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। भर्ती का महत्व, कार्मिक प्रशासन क्या होता है, रीढ़ होती है, ध्यान दीजिएगा। एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करना ही कार्मिक प्रशासन अगर ढंग से नहीं पहुंचेगा वहां पे, तो कार्मिक प्रशासन के जो भर्ती वाला फैक्टर है वो अगर ढंग का नहीं है, उसमें अगर किसी प्रकार की समस्या है, तो क्या होगा, कमजोर और लोचशील क्या कहते हैं अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। भर्ती के प्रकार, जो सवाल का महत्व पार्ट है आपका, खुली भर्ती और दूसरी है बंद भर्ती। खुली भर्ती के लाभ हानि क्या है पहले देख लेते हैं। ये लोकतांत्रिक होती है, जो हम लोग के यहाँ सिस्टम चल रहा है आईपीसीएस एग्जाम, इसे खुली भर्ती बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा होती है इसमें, लोकतांत्रिक, सबको भरने का मौका मिलता है, किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता। संगठन में नई सोच का प्रवेश होता है। हानि, अब इसके माध्यम से क्या होता है, प्रशिक्षण में बहुत पैसा लगाना पड़ता है। आप देखते हैं 1 साल तक ट्रेनिंग चलती रहती है आईएएस आईपीएस की, ठीक है, डिप्टी एसपी की। क्योंकि अगर भाई आप, ये तो नए रिक्रूट हैं, इनको कुछ नहीं पता, जब तक हमको वेल ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, इनको कुछ भी नहीं आएगा। अनुभव का उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि आप यहाँ पर अनुभव को नहीं दे रहे भर्ती में, आप क्या कर रहे हैं, सीधे नए लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये दो हानि है इसकी। बंद भर्ती के लाभ और हानि भी है। लाभ में देखते हैं, इसमें क्या होता है, आप निश्चित कर देते हैं कि इतने, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है वही इस पर फॉर्म को भर पाएगा। तो क्या हो गया, अनुभव का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखें, अभी यूपी पीसीएस 2021 का फॉर्म एग्जाम हो चुका है। ठीक है, उसमें बहुत पदों को लेकर विवाद चल रहा है। फिर आपको पता है जीआईसी के 290 पद हैं। इसमें क्या मांग दिया गया है, एक तो एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, तो क्या बाकी लोग क्यों परेशान है कि सीट नहीं है, ये नहीं है, कारण क्या है उसके पीछे, के पीछे का कारण यही है, ये जो है सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से है तो खुली भर्ती का पार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो है लिमिट कर दी गई है। इसमें सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास वो कार्य अनुभव होगा। तो अगर हम उस भर्ती, इसको ऐसे लोगों को लेते हैं तो उनके अनुभव का उपयोग जो है कार्मिक प्रशासन में और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जा सकता है। कम खर्चीली पद्धति होती है ये, क्योंकि फिर अगर ऐसे होता है इसमें कम लोग फॉर्म भरेंगे, आसानी से कंडक्ट कराया जा सकता है और आसानी से सिर्फ एक इंटरव्यू के माध्यम से इसमें काम करा सकते हैं। मनोबल में वृद्धि होती है, जैसे कि जब आप काम करते रहते हैं तो आपको पता है कि अगर अनुभव के आधार पर मुझे बुलाया गया तो इसलिए मुझे अच्छा काम करना है और मेरी रिपोर्ट के आधार पर मुझे जो है एंट्री कराई जा सकती है। हालांकि भारत में इस तरीके की जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं वहां पर आप इसका देख सकते हैं। दोनों पद्धतियों की आवश्यकता है भारत में। श्रेष्ठ अगर पूछे कभी आपसे तो आपको दोनों के बारे में बताना है। उच्च स्तर पर योग्यता आधारित होनी चाहिए जो कि चल रही है, मध्यम स्तर पर योग्यता और पदोन्नति दोनों होनी चाहिए और निम्न स्तर पर सिर्फ पदोन्नति से पद भरे जाने चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने उत्तर का समाहार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। भर्ती प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जिसमें मैंने बता दिया बंद भर्ती और दूसरी होती है खुली भर्ती। बंद भर्ती के तहत संगठन के भीतर से ही योग्य व्यक्तियों को पदोन्नत
द्वारा भरा जाता है, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम या डायरेक्ट सिर्फ उनके योग्यता के आधार पर। वही जो खुली भर्ती होती है उसमें बाहर से प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसके माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बंद भर्ती प्रक्रिया संसाधनों की बचत, अनुभव का उपयोग, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, क्योंकि पता है अच्छा काम करेंगे, अच्छा लंबे समय तक, तो प्रमोशन की संभावना ज्यादा रहेगी। जैसी विशेषताओं से युक्त होने के अलावा लोक सेवाओं को जीवन वृत्त सेवा बनाती है। अतः भर्ती की अलोकतांत्रिक पद्धति होने तथा संगठन में नए विचारों के प्रवेश को बाधित भी करती है। इसके बावजूद भी संगठन के लिए आवश्यक भी होती है ये। दूसरी तरफ खुली भर्ती प्रक्रिया की लोकतांत्रिक माना जाता है इसको, क्योंकि सबको इसमें समान अवसर मिलता है, प्रतिस्पर्धा पद्धति होती है, संगठन में नई सोच का प्रवेश कराती है, बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में संगठन हेतु अनुकूल होती है, क्योंकि जिस तरीके का समाज में चेंजेस हो रहे होंगे वैसे नए लोग ही एंट्री करेंगे, तो उस तरीके से चीजें जो होती हैं होती रहती है। ठीक है। यद्यपि इस भर्ती की प्रक्रिया में समर्पित वरिष्ठ कर्मचारी के अनुभव का उपयोग जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई उनको वो काम कर, लेकिन वो उनको इसमें मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो एज बाउंड होती है ये। तथा नए भर्तियों के प्रशिक्षण में संसाधनों का पैसा खर्च होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण के युग में तथा प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां खुली भर्ती जो योग्यता आधारित होती है, संगठन हेतु आवश्यक है, वही संगठन के वरिष्ठ व ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत करना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने के साथ साथ उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। अतः दोनों प्रणालियों का सामंजस्यपूर्ण प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने बता दिया, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने ग्राफ में बता दिया ऑलरेडी ना। ये फायदा होता है फ्लो चार्ट का। आप उस फ्लो चार्ट के माध्यम से ही टीचर को सब पता लगे कि आपको भर्ती के बारे में सब कुछ पता है भाई एकदम। इस चार्ट को बना दो एक पेज पे, दो आधे एक पेज पे आंसर लिख दीजिए, यहीं पर बात आपकी खत्म हो जाती है। और ये बहुत बढ़िया क्या कहते हैं कि आपके नंबर को, और ये सिर्फ वहां पे नंबर गेन करने के साथ साथ इस चित्र को अगर आप अपनी आंखों में बसा लेते हैं, तो आप क्या करोगे, 75 क्वेश्चन अगर ऐसे आपने अपने दिमाग में सेट कर रखे हैं, तो क्या होगा, आपके पास आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। आपको अगर मान लीजिए सिर्फ ये चित्र ही याद है, तो आप अपने आंसर को लिख लोगे इसके माध्यम से ही मात्र। ये बहुत ही बेस्ट क्या कहते हैं कि प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपी पीसीएस के लिए। तो आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं, और एडमिशन लेने के लिए ये दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और बिना देरी के एडमिशन लें। जितने लोग भी पीसीएस 21 के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, तो उनके लिए तो अगर आपने पहले कोर्स कर रखा है, एक दो बार मेंस भी दे दिया है, नहीं भी दिया है, अगर आपके लोग पसंद है, तो इसको प्रोग्राम को ज्वाइन करके आपको अपने आप का जो आपका 250 प्लस स्कोर का लक्ष्य है, उसे आप इसके माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की गारंटी है अगर आपने इस प्रोग्राम को फॉलो किया तो। जैसा मैंने बता दिया है, 3000 रुपये फीस है इसकी। कोई डाउट हो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अभी देखिए 36वां क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया है मैंने। नवंबर महीने में ही मैं आपको पूरे 75 क्वेश्चन जो है पेपर 1 के पूरे करा दूंगा, तो दिसंबर महीने में दूसरे 75 क्वेश्चन पेपर 2 के पूरे करा दूंगा। इतना आप करके चले जाओगे, इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं वैसे भी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।